हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉइंट ऑफ लॉ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी जो कि डील करता है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोड से। डेफिनेशन क्या बोलती है? सिविल कोड हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल द सूट्स ऑफ ए सिविल नेचर अनलेस दे आर बार्ड। बेसिक डेफिनेशन से ही समझ आ रहा है कि सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन है सारे सूट्स जो भी सिविल नेचर के उनको ट्राई करने का। पर अगर वो बार्ड हैं, अगर मना किया है कि सिविल कोर्ट जो हैं वो इस इन केसेस को या इन पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो उन केसेस उन सूट्स के लिए दे डू नॉट हैव द जुरिस्डिक्शन। सो उनके पास जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट्स के पास सारे सिविल नेचर के सूट्स को डिसाइड करने के लिए, बट वो केसेस जहाँ पे एक्सप्लिसिटली उनका जुरिस्डिक्शन बार किया गया है, तो वहां पे सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उन सूट्स को ट्राई करने का। तो इस सेक्शन को समझने के लिए हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। उसकी दो इसेंशियल कंडीशंस है जिनको हम समझेंगे। पहला है सिविल नेचर, सेकंड इज कॉग्निजेंस नॉट एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड। यानी कि दो कंडीशंस, पहला कि सूट जो होना चाहिए वो सिविल नेचर का होना चाहिए। सूट कैसा होना चाहिए? सिविल नेचर का। बहुत बेसिक मतलब है सिविल का, जैसे हमने हर जगह पढ़ा है सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्या होता है? इंडिविजुअल के, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, उनके राइट्स और लाइबिलिटीज से रिलेट करता है। ऑन दी अदर हैंड क्रिमिनल क्या होता है? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, वो सोसाइटी एज अ होल लेके चलता है। बट यहाँ पे हम सिविल केसेस की बात कर रहे हैं, सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिविल कोर्ट है उनका जुरिस्डिक्शन जब आएगा जब सूट सिविल नेचर का होगा। पहली कंडीशन क्या है? सिविल नेचर। तो हम जानेंगे सिविल का मतलब क्या होता है। सिविल का मतलब है प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ सिटीजन्स, की उनके पास प्राइवेट राइट्स क्या हैं, क्या वो केसेस में क्या रेमेडीज ले सकते हैं, वो होता है सिविल। सिविल दिस सिविल नेचर, ये जो सिविल नेचर के राइट्स हैं, जो उनके राइट्स, प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज हैं सिटीजन्स की, वो क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल से डिफरेंट होनी चाहिए। सो सिविल नेचर बेसिकली मीन्स द प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ द सिटीजन्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल और क्रिमिनल थिंग्स। ओके, सो सूट जो है वो सिविल नेचर का जब कहलाया जाता है जब जो उसमें प्रिंसिपल क्वेश्चन है, उस सूट में जो मेन इशू है, जो मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन है, वो डील करता है डिटर्मिनेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट। सिविल राइट यानी कि प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज एक सिटीजन के, तो उन प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज के रिगार्ड में जो प्राइवेट राइट्स हैं पार्टीज के, उसके एनफोर्समेंट और उसके डिटर्मिनेशन से जो सूट डील करता है वो होता है सिविल नेचर का सूट। ये था बेसिक मीनिंग सिविल का। एंड व्हाट इज अ सूट ऑफ सिविल नेचर? उसका सिविल यानी कि प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज, एंड सूट्स ऑफ सिविल नेचर बेसिकली मीन्स वो सूट जिनका जो मेन प्रिंसिपल क्वेश्चन है वो किस चीज से डील कर रहा है? डिटर्मिनेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट। तो जो सिविल नेचर है इसका स्कोप क्या है, ये क्या, इसमें हम दो चीजें देखेंगे, क्या ये इंक्लूड करता है और क्या ये इंक्लूड नहीं करता है। तो सूट ऑफ सिविल नेचर इंक्लूड करते हैं प्राइवेट राइट्स एंड रेमेडीज सिटीजन्स के, क्या उनके प्राइवेट राइट्स हैं और क्या रेमेडीज वो ले सकते हैं। एंड ये जो सूट ऑफ सिविल नेचर है क्या कवर नहीं करते हैं? ये पॉलिटिकल एंड रिलीजियस क्वेश्चंस को कवर नहीं करते, जो कि पॉलिटिकल या रिलीजियस एस्पेक्ट से डील करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो एक्सप्लेनेशन जो सेक्शन 9 में दिए गए हैं उनको समझते हैं। पहला एक्सप्लेनेशन ये बोलता है कि सूट जिनमें प्रिंसिपल क्वेश्चन सिविल नेचर का होता है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर राइट टू एन ऑफिस से रिलेटेड है, बट जब उस प्रिंसिपल क्वेश्चन को हम एजुडिकेट करने पे आते हैं, जब उस फाइनली प्रोसीडिंग्स होती हैं एजुडिकेशन के दौरान, वो एजुडिकेशन इंसिडेंटली इन्वॉल्व कर रही है डिटर्मिनेशन ऑफ कास्ट क्वेश्चन, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज, तो भी यानी कि प्रिंसिपल क्वेश्चन तो सिविल नेचर का है, बट जो इंसिडेंटल क्वेश्चन है वो पॉलिटिकल है या फिर रिलीजियस है या फिर कास्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनीज से रिलेट कर रहा है, उसके बाद भी वो जो सूट है वो सिविल नेचर का होगा और सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन होगा। सिविल कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम फोकस किस पे कर रहे हैं? जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है उस पे, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वेश्चन सिविल नेचर का है। तो अगर इंसिडेंटल क्वेश्चन कास्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है, रिलीजियस राइट्स और सेरेमनी से रिलेट कर रहा है, तो उस केस में हम उसको मेजरली सिविल नेचर का मानेंगे सूट को, और यहाँ पे सिविल नेचर का मान के जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट्स को दिया जाएगा।
सेकेंड एक्सप्लेनेशन इज वो सूट्स जो कि रिलीजियस ऑफिस से रिलेट करते हैं वो सूट्स भी मेंटेनेबल होते हैं। रिलीजियस ऑफिस, यहाँ पे जो टर्म यूज है वो रिलीजियस ऑफिस है। तो अगर सूट्स रिलीजियस ऑफिस से रिलेट करते हैं, रिलीजियस क्वेश्चन नहीं, तो अगर रिलीजियस क्वेश्चन की बात करी जाएगी तो रिलीजियस क्वेश्चन से अगर डील करते हैं कोई सूट तो वहां पे सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। बट एक्सप्लेनेशन सेकंड बोलता है कि अगर सूट रिलीजियस ऑफिस से डील कर रहा है, ऑफिस से रिलेट कर रहा है, तो वो सूट मेंटेनेबल होगा, चाहे भले ही इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो रिलीजियस ऑफिस कोई फीस कैरी कर रहा है या फिर इट इज अटैच्ड टू अ पर्टिकुलर प्लेस, वो फैक्ट इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वो जो सूट्स हैं जो कि रिलीजियस ऑफिस से रिलेट करते हैं वो मेंटेनेबल होते हैं, वेदर और नॉट दे कैरी एनी फीस और अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस, रेस्पेक्ट ऑफ दैट फैक्ट जो सूट्स रिलीजियस ऑफिस से रिलेट करते हैं वो मेंटेनेबल होते हैं। तो ये था सूट्स ऑफ सिविल नेचर, ये हो गया पहली कंडीशन फुलफिल। नाउ मूविंग ऑन टू द अनदर कंडीशन व्हिच सेज कॉग्निजेंस ऑफ सच सूट shall not be expressly or impliedly barred। अगर किसी सूट का कॉग्निजेंस अगर बार्ड है, एक्सप्रेसली बार्ड है या इम्प्लाइडली बार्ड है, दो है यहाँ पे, एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली। अगर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है तो सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम समझते हैं कि कॉग्निजेंस नॉट बार्ड की पहली कैटेगरी सूट एक्सप्रेसली बार्ड, वो सूट जहाँ पे जो एक्सप्रेसली बार्ड है। इसमें इसमें क्या होता है कि अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सूट ऑफ सिविल नेचर when they are barred by any enactment of the legislature, तो हम उसको बोलते हैं कि they are the suits which are expressly barred। यानी कि एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सूट्स ऑफ सिविल नेचर, यानी कि सिविल नेचर के सूट्स हैं, कुछ एक पर्टिकुलर क्लास है उन सिविल नेचर के सूट्स की जिसको पार्लियामेंट ने, स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई इनेक्टमेंट पास किया है और वहां पे उसके जो जुरिस्डिक्शन है सिविल कोर्ट को उसको लिमिट करा है और वहां पे किसी स्पेशल ट्राइब्यूनल को राइट दिया है। यानी कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस ऑफ सिविल नेचर, यहाँ पे सिविल नेचर की कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हैं जहां पे लेजिस्लेचर ने इनेक्टमेंट कोई एक्ट निकाला है और बोला है कि यहाँ पे इन पर्टिकुलर ट्राइब्यूनल्स के पास ही जुरिस्डिक्शन होगा, स्पेशल जुरिस्डिक्शन, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स है जिनके पास जुरिस्डिक्शन होगा, यहाँ पे सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे वहां पे कंज्यूमर फोरम के पास आप जाते हैं तो कंज्यूमर केसेस जो है वो कंज्यूमर फोरम डिसाइड कर रहा है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो मोटर एक्सीडेंट्स है वहां पे मोटर ट्राइब्यूनल डील कर रहा है। रेवेन्यू इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल एक्ट है तो वहां पे इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल डील करता है केसेस। तो वैसे पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस है, पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ केसेस जो कि सिविल नेचर के हैं, तो वहां पे कोई एक्ट आया है, कोई लेजिस्लेचर का इनेक्टमेंट है और उस इनेक्टमेंट ने बार कर रखा है सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अगर वो जो स्टैट्यूट है, वो जो लेजिस्लेशन है, अगर वो लेजिस्लेशन adequate remedy provide नहीं कर रहा है, if the remedy which is provided by the statute is not adequate and all the questions cannot be decided by the special tribunal, और उसमें जो questions हैं सूट में जो आए हैं, जो questions से जो issues आए हैं वो सारे questions स्पेशल ट्राइब्यूनल जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता है, उसके पास उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे जो इश्यूज हैं उसको डिसाइड करने के लिए जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो उस केस में सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आ जाता है। यानी कि जो सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड हैं तो उसमें बेसिक क्या है, जो जनरल रूल क्या है वो ये है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस हैं जो कि सिविल नेचर के, वहां पे लेजिस्लेचर ने इनेक्टमेंट निकाल रखा और इनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग जो स्पेशल ट्राइब्यूनल्स हैं उनके पास जुरिस्डिक्शन है, सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है। बट व्हाट इज द कंडीशन, द एक्सेप्शन इज अगर रेमेडी, वो जो स्टैट्यूट है, लेजिस्लेशन है, वो जो रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है वो एडिक्वेट नहीं है और जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं, कुछ क्वेश्चंस डिसाइड कर सकता है बट सारे क्वेश्चंस जो वो ऑल क्वेश्चंस कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द स्पेशल ट्राइब्यूनल, वो सारे क्वेश्चंस डिसाइड नहीं कर सकता है, उसके सारे क्वेश्चंस डिसाइड करने का जुरिस्डिक्शन नहीं है, इस तरीके के उसमें जो इश्यूज आए हैं। तो उस वाले केस में सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाता है, वहां उसका जुरिस्डिक्शन बार्ड नहीं होता है। अब मूव करते हैं, पहली कैटेगरी क्या थी, सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड। अब दूसरी कैटेगरी है सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड। जब भी कोई सूट जैसे बार्ड हो जाता है बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, जैसे जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है पब्लिक पॉलिसी से रिलेट करते हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग अगर जुरिस्डिक्शन को बार किया गया सिविल कोर्ट्स के, तो वहां पे, तो इट मींस वो सूट्स जो कि बार्ड होते हैं बाय जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। So suits impliedly barred means
the suits which are when barred by general principles of law, तो वो आते हैं suits impliedly barred की कैटेगरी में। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। suits on agreement which are void on the ground of public policy, तो वो agreements जो कि void होते हैं क्योंकि वो agreements public policy के against है। कुछ ऐसे agreements जो कि public policy के against है, और वो agreements अगर आप कोई पार्टी agreement करती हैं कुछ इस तरीके का agreement करती है जो कि public policy के against है, तो वो पार्टी अगर अग्रीव्ड होती है तो फिर वो सूट फाइल नहीं कर सकती है। इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक अग्रीमेंट है, पार्टी ने कर लिया, बीच में एक दो पार्टीज के बीच में हो गए ए और बी। तो ए ने बी को बोला कि तुम झूठी गवाही दे देना कोर्ट में, तो मैं तुमको 10,000 रुपीज दूंगा। तो अब उसने झूठी गवाही दे दी और अब बी उसको पैसे देने से मना कर देता है। उसने 5,000 पहले दे दिया था, 5,000 देने से मना कर देता है ए बी को। ए ने बी को बोला कि झूठी गवाही दे देना, मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा, 5,000 रुपए अभी रख लो, 5,000 रुपए बाद में ले लेना। तो बी ने झूठी गवाही कोर्ट में दे दी और 5,000 रुपए बाद में जब वो ए से लेने गया तो ए ने मना कर दिया पैसे देने से। तो अब बी जो है वो ए के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो दोनों ने ए बी ने अग्रीमेंट किया था कि तुम झूठी गवाही दे देना तो मैं तुमको 10,000 रुपए दे दूंगा, तो ये अग्रीमेंट वॉइड था बिकॉज ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था। तो इस तरीके के जो इस तरीके के जो अग्रीमेंट्स होते हैं जो कि वॉइड होते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तो जो अग्रीव पार्टी है वो अब सूट फाइल नहीं कर सकती है। सो दिस इज व्हाट मीन्स सूट इम्प्लाइडली बार्ड। ये आता है यानी कि वो सूट्स विच आर बार्ड बाय द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। बट ये तो हम लोगों ने दोनों कंडीशन समझ ली। सेकंड कंडीशन के अंदर जो सूट्स इम्प्लाइडली बार्ड थे, एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड थे। बट यहाँ पे ये जो एक्सक्लूजन है जुरिस्डिक्शन का, इसमें एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन ये है कि यहाँ पे सिविल कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को आउट तो कर दिया, यहाँ पे जो जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट का उसको बार तो कर दिया। इवन व्हेन जब जुरिस्डिक्शन जो है सिविल कोर्ट का बार्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लीटली जुरिस्डिक्शन एक्सक्लूड कर दिया है। इवन व्हेन द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट इज बार्ड, जब उसका जुरिस्डिक्शन बार करा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है, इट कैन नॉट बी सेड दैट इट इज कंप्लीटली एक्सक्लूडेड। कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया है, यानी कि अभी भी सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, पर किस चीज के रिगार्ड में है? A court has jurisdiction, a civil court has jurisdiction to determine whether the provisions of acts and rules are complied with। यानी कि जब मैंने आपको बताया था सूट्स एक्सप्रेसली बार्ड में इनेक्टमेंट्स निकालता है जो लेजिस्लेचर, और उसके अकॉर्डिंग किसी कोर्ट को किसी ट्राइब्यूनल को जुरिस्डिक्शन दे रखा है, स्पेशल जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे रहा है। तो अगर वो कोर्ट जो प्रोविजंस हैं उस एक्ट के, जो स्पेशल ट्राइब्यूनल है, तो जो प्रोविजंस हैं उस एक्ट के या जो रूल्स हैं, वो ट्राइब्यूनल उन एक्ट से और रूल्स के प्रोविजन से कंप्लाई कर रहा है, उसके बाद ही डिसीजन दे रहा है, उसके बाद ही ऑर्डर दे रहा है। और अगर जो कोर्ट ने, ट्राइब्यूनल ने, जो स्पेशल जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, वो जो ऑर्डर दे रहा है वो अगर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉलेट कर रहा है या फिर मैलाफाइड है या फिर कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, तो अगर ये ऐसा होता है, अगर ऑर्डर इस तरीके का होता है, तो फिर सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आ जाता है। तो यानी कि इवन दो सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बार्ड है एज पर कंडीशन नंबर सेकंड, जो बोल रहा है कि सिविल कोर्ट्स का अगर जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, तो कि अगर सूट जो होते हैं वो एक्सप्रेसली इम्प्लाइडली बार्ड होते हैं, तो सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि जुरिस्डिक्शन बार तो किया गया है सिविल कोर्ट्स का, पर कंप्लीटली एक्सक्लूड नहीं किया गया है। तो सिविल कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन कब आ जाता है? कि अगर कोर्ट जो है वो, सिविल कोर्ट अभी भी एग्जामिन कर सकता है कि जो ट्राइब्यूनल है, जो जिस कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, उसने उस एक्ट के, उस लेजिस्लेशन के, उस जो रूल्स हैं या फिर जो भी रूल्स हैं, उसके सारे प्रोविजंस को फॉलो किया है, फुलफिल किया है, कंप्लाई किया है, और ऑर्डर जो है इट इज नॉट कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ना ही वो ऑर्डर जो है वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉलेट करना चाहिए, ना ही वो मैलिफाइड होना चाहिए। बिकॉज अगर ये दोनों कंडीशन वॉलेट होती हैं, अगर इनकेस वो जो ट्राइब्यूनल है वो जो प्रोविजंस है एक्ट के, रूल्स के, उनको फॉलो नहीं करता, या फिर जो उसका ऑर्डर है वो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वॉलेट करता है या फिर लॉ के कॉन्ट्रेरी होता है, तो यहाँ पे सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन आ जाता है। तो सिविल कोर्ट अभी भी ये दोनों चीजें एग्जामिन कर सकता है, और अगर ये दोनों एलिमेंट्स फुलफिल नहीं होते हैं, वॉयलेट होते हैं, तो सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन
जुरिस्डिक्शन आ जाता है। ठीक है, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है छोटे छोटे, जैसे कि सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होती है डिसाइड करने के लिए अपना खुद का जुरिस्डिक्शन। जब भी इशू रेज होता है कि वेदर सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तो सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है ये डिसाइड करने के लिए वेदर इट हैज द जुरिस्डिक्शन और नॉट। एंड प्रिजम्पशन की बात करें तो हमेशा प्रिजम्पशन सिविल कोर्ट्स के फेवर में ही होता है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है। जब भी क्वेश्चन रेज होगा कि वेदर सिविल कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन और नॉट, तो प्रिजम्पशन यही है कि सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और सिविल कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर है टू डिसाइड इट्स ओन जुरिस्डिक्शन। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करें तो अगर कोई पार्टी ये बोलती है कि भाई सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो उस पार्टी को प्रूव करना पड़ेगा कि जुरिस्डिक्शन कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द पार्टी हु सीक्स टू आउस्ट द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ सिविल कोर्ट। एंड स्टैट्यूट जो भी जुरिस्डिक्शन को आउस्ट करते हैं, जो भी लेजिस्लेशन है स्टैट्यूट जुरिस्डिक्शन को आउस्ट कर रहे हैं सिविल कोर्ट के, तो वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किए जाते हैं हमेशा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्लैरिफिकेशन, यू कैन पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू गाइज।